तानिया नाश्ता कर चुकी थी। नैपकिन से हाथ साफ करते हुए उसकी नजर टेबल पर नूरुल हुदा के सामने रखे उनके वॉलेट पर पड़ी। वो डायरी में लिखी हर बात की तस्दीक कर लेना चाहती थी। इसने हाथ बढ़ाकर वॉलेट लिया और फिर बड़े सरसरी से अंदाज में नूरुल हुदा का शनाख्ती कार्ड निकाल कर देखने लगी। नाम नूरुल हुदा फारूकी, वल्द का नाम मजहर फारूकी। इतने सामने की बात ना जाने मैंने पहले कभी क्यों नहीं नोट की। इसने सोचा और कार्ड वापस वॉलेट में डालकर वॉलेट टेबल पर रख दिया और नॉर्मल से अंदाज में चाय पीने लगी। नूरुल हुदा उसकी हरकत को नोट कर चुके थे मगर मतलब अखज़ नहीं कर सके, इसलिए कुछ पूछा भी नहीं। वो अपना जूस खत्म कर चुके थे। टेबल से वॉलेट और दूसरी चीजें उठाकर जाने लगे तो तानिया बोली, पापा आज मैं आपके साथ जाऊंगी। मेरी गाड़ी में काम निकल आया है, आज ड्राइवर मैकेनिक के पास ले जाएगा। मगर मैं पहले फैक्ट्री जाऊंगा, मुझे ऑफिस छोड़कर चले जाइएगा ना प्लीज। आखिर में उसने प्लीज को लंबा खींचा। वो हंसकर बोले, ठीक है चलो फिर। आप गाड़ी में चलकर बैठे, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। वो बोलकर जल्दी जल्दी चाय पीने लगी। बाप को ड्राइवर बना दो। नूरुल हुदा ने इसके सर पर धप लगाई और जाने लगे। सुनो, शाम में जल्दी घर आ जाना, मरियम ने याद आने पर पुकार कर कहा। नूरुल हुदा मुस्कुराते हुए पलटे और कुर्सी पर कोहनी टिकाकर झुकते हुए इन्हें गहरी नजरों से देखते हुए जुमाइने अंदाज में बोले, क्या बात है, आज बड़े अरसे बाद शाम में जल्दी घर आने की फरमाइश की है। तानिया को उनके अंदाज पर एकदम सी हंसी आ गई। इसने फौरन चाय का कप मुंह से दूर किया, वरना चाय इसके कपड़ों पर छलक जाती। मरियम को नूरुल हुदा की आंखों से ज्यादा तानिया की हंसी ने ब्लश कर दिया था। बच्चों का तो ख्याल कर लिया करो, वो आंखें निकाल कर बोली। बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, इन पर कुछ असर नहीं हुआ था। मरियम से छोकर बोली, इसीलिए तो कह रही हूँ। अच्छा तो ये बात है। वो जैसे असल मसले को समझ गए थे। उन्होंने गाड़ी की चाबी तानिया को पकड़ाकर कहा, कप छोड़ो, चाय ऑफिस में पी लेना और अब तुम जाकर गाड़ी में बैठो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। नूरुल हुदा में तुम्हारा क्या करूँ, बेख्तियार मरियम की जुबान से निकला और होंठ दबाकर हंसी रोकती हुई तानिया चाबी पकड़कर कप रखती अपना साजो सामान उठाकर बाहर भाग गई। 2 मिनट बाद जब नूरुल हुदा कार की ड्राइविंग सीट पर आकर बैठे तो उनकी मुस्कुराहट देखकर तानिया भी मुस्कुराने लगी। नूरुल हुदा ने इसे मुस्कुराते देखा तो जरा सा रौब से बोले, तुम हंस क्यों रही हो। वो भी इनकी बेटी थी जिसके बगैर बोली, पापा आपने कभी नोट किया मामा शर्माते हुए बहुत खूबसूरत लगती हैं। उसे मरूब ना होते देखकर नूरुल हुदा ने बिरोब डालने का प्रोग्राम मुलतवी कर दिया और हंसकर बोले, हाँ मगर वो शर्माती बहुत कम है। खास तौर पर कल रात डायरी पढ़ लेने के बाद तानिया को नूरुल हुदा की मरियम से मोहब्बत को देखकर मुतमईन बल्कि खुश होना चाहिए था। मगर ना जाने क्यों गाड़ी स्टार्ट करते नूरुल हुदा के चेहरे पर मध्यम सी मुस्कुराहट देखकर वो अचानक आजर्दा सी हो गई थी। क्या पापा को मलीहा जरा भी याद नहीं, उसने दुख से सोचा था। शाम को उसकी वापसी हुई तो खिलाफ मामूल नूरुल हुदा भी इसके साथ थे। इन दोनों के पहुंचने से पहले असर फारूकी वापस आ चुके थे और अब फ्रेश होकर लाउंज में सबके साथ बैठे थे। इनसे मिलकर तानिया अपने कमरे में आ गई। फिर फ्रेश होकर चेंज करने के बाद लाउंज में आई तो नूरुल हुदा भी चेंज करके वहां आ बैठे थे और अब वो मरियम और बाबा जान तानिया की शादी का टॉपिक लेकर बैठे थे। तानिया किसी रद्द अमल के बगैर चुपचाप दादा जान के बराबर सोफे पर बैठ गई। उसके दोनों भाई भी वहां थे मगर जाहिर है इस टॉपिक में उनके बोलने की कोई गुंजाइश कहाँ थी। वो दोनों आराम से अलग थलग बैठे एक दूसरे के कान में सरगोशियां कर रहे थे। तुम दोनों ने अंसर के माँ बाप से कोई बात नहीं की, बाबा जान पूछ रहे थे। नूरुल हुदा ने जवाब दिया, नहीं मगर शायद वो और इंतजार करना नहीं चाहते। आज तैमूर मेरे ऑफिस आया था और हम सबको अपने घर डिनर पर भी बुलाया है। कल शाम उरुसा आई थी, उसने मुझसे भी डिनर के लिए कहा था। सुबह मैं तुमसे यही कहने वाली थी लेकिन तुम तो। मरियम ने बात अधूरी छोड़ी। नूरुल हुदा सुबह की बात को याद करके मुस्कुराए, फिर संजीदा होकर बोले, डिनर के लिए इनकार नहीं किया जा सकता और वो लोग शादी की बात भी जरूर करेंगे। बिल्कुल, मरियम ने तायद की। अब आप दोनों तय करें कि इस बात का जवाब क्या दिया जाए। नूरुल हुदा से पहले ही बाबा जान टोक कर बोले, हम दोनों ये बात कैसे तय कर सकते हैं, ये तो तानिया फैसला करेगी कि उसे अंसर से शादी करनी भी है या नहीं। तानिया ने चौंक कर इनकी तरफ देखा। इसे बाबा जान के अल्फाज पर कभी भी हैरत नहीं होती अगर वो मलीहा की डायरी ना पढ़ चुकी होती।
मगर अब वो हैरत से इन्हें देख रही थी। बोलो तानिया, तुम क्या चाहती हो? नूरुल हुदा ने इसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया। मैं क्या चाहती हूँ? वो इनके अल्फाज पर खो सी गई। भला मैं क्या चाह सकती हूँ? इसने आहिस्ता से कहा। फिर भी बेटा, तुमने कुछ तो सोचा होगा, वो इसरार कर रहे थे। तानिया चुप सी हो गई। बाबा जान ने भी इसे चुप देखकर टोका। बोलो तानिया, जवाब दो। अब वो क्या जवाब देगी? आपने क्या सुना नहीं? खामोशी नीम रजामंदी होती है। मरियम इसकी खामोशी को इसका इकरार समझकर मुतमईन सी होकर बोली तो बाबा जान की रूह तक किसी ख्याल से कांप गई थी। खामोशी सिर्फ रजामंदी नहीं होती मरियम, कभी कभी खामोशी जबरन भी होती है। अपने साथ लगाकर तानिया की पेशानी चूमते उन्होंने मजीद कहा, तानिया जवाब देगी और अपनी जिंदगी का फैसला वो अपने अल्फाज में करेगी। इसकी वाज़ेह रजामंदी के बगैर तुम उरूसा या तैमूर से कोई बात मत करना। बड़ों के फैसले बच्चों की जिंदगी से बड़े नहीं होते। वो कतईयत से बोलते तानिया के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो रहे थे। तानिया ने हमेशा अपने लिए उन्हें पुरशफ़क़त पाया था, मगर अब वो जानती थी कि खुद अपनी बेटी के लिए उनके दिल में कोई नमी नहीं थी। आखिर में उनकी लगती ही क्या थी? इसने सोचा, सिर्फ भतीजे की बेटी और मेरी खामोशी का भी कितना ख्याल है। लेकिन वो जो इनकी बेटी थी, इनके पैरों पर सर रख कर रोते हुए फरियाद करती रही और इनका दिल नहीं पसीजा। क्या दोगला मयार है। खौफजदा अंदाज में सोचे वो उनसे अलग होकर दूर हो बैठी। इसे एकदम से एहसास हुआ कि वो मलीहा के हक पर कब्जा जमा कर बैठी है। इसने अपने चेहरे के तासुरात को काबू में रखे, मगर आंखों से नागवारी झलक रही थी। किसी और ने तो इसकी बेजारी को महसूस नहीं किया था, मगर नूरुल हुदा न सिर्फ महसूस कर चुके थे, बल्कि हैरान भी थे। तानिया को तो बाबा जान के साथ बैठना भी दूभर लग रहा था। वो उठी और अपने कमरे में जाने लगी। सीढ़ियां चढ़ते हुए इसके जहन में स्पार्क हुआ था। वो रुकी और मुड़ते हुए नूरुल हुदा को देखने लगी। आज उसे समझ आ गया था कि क्यों बाबा जान की तानिया के लिए मोहब्बत नूरुल हुदा के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। मैं जान गई हूँ बाबा, आप मलिहा को नहीं भुला सके। आप आज भी इससे मोहब्बत करते हैं, आज भी इसकी तकलीफ आपको बेचैन किए हुए है। सुबह इस ख्याल ने इसे अफसुदा कर दिया था कि नूरुल हुदा को मलिहा याद नहीं, और अब इस तसव्वुर ने इसे बेचैन कर दिया कि नूरुल हुदा मलिहा को नहीं भूले थे। अधूरी मोहब्बत की याद किस कदर दर्द देती है, ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता है? इसने कर्ब से सोचा था। शयान अपने फादर की वजह से आजकल कराची में ही था और तानिया उसे नजरअंदाज कर रही थी, इसीलिए वो दोबारा वजदान मुस्तफा की इयादत के लिए अस्पताल नहीं गई। लेकिन वो फायजा से उनकी खैरियत दरियाफ्त करती रहती थी। फिर फायजा से ही इसे पता चला कि वजदान अब घर जा चुके हैं, इन्हें मेजर अटैक हुआ था। तानिया ने सोचा वो कुछ दिन मजीद रेस्ट कर ले तो इनसे मिलने चली जाएगी। इनके अस्पताल से डिस्चार्ज होने के 2 हफ्ते बाद शाम में तानिया इनसे मिलने इनके घर जा पहुंची। डायरी में जो एड्रेस वजदान के घर का लिखा था, वो PSCHS कॉलोनी के किसी बंगले का था, जबकि तानिया इस वक्त गुलशन इकबाल में थी। पहले तो तानिया ने भी इन दो अलग पतों वाली बात को महसूस किया था, फिर इसने सोचा एक बार जाकर मालूम कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। गाड़ी गेट के बाहर पार्क करके इसने सुरमई गेट वाले बंगले की बेल बजा दी। वॉचमैन ने छोटा दरवाजा खोलकर बाहर झांक कर देखा और पूछा, आपको किससे मिलना है? मैं शायान की दोस्त हूँ, क्या वो घर पर हैं? जी नहीं। गुड, तानिया ने दिल में कहा। वजदान मुस्तफा तो होंगे। जी वो तो हैं। तो फिर इनसे जाकर कहो मैं इनसे मिलना चाहती हूँ। वो जी अच्छा कहकर चला गया तो तानिया सोचने लगी यहाँ तो आ गई हूँ, लेकिन ये कैसे पहचानूंगी कि ये वजदान मुस्तफा वही वजदान मुस्तफा है या नहीं? खैर देखा जाएगा। इसने सर झटक कर वॉचमैन को देखा तो इसे अंदर आने को कह रहा था। तानिया गेट से अंदर आई और फिर मुलाजिम नुमा किसी लड़के की रहनुमाई में लॉन के बीच बनी रविश पर चलती घर के अंदर पहुंच गई। उसे ड्राइंग रूम में बिठाने का तकल्लुफ नहीं किया गया था, बल्कि मुलाजिम इसे लाउंज में ले आया। लाउंज में कदम रखते ही तानिया की नजर सामने दीवार पर लगी पेंटिंग पर गई थी। वो सीधी इस पेंटिंग की तरफ आ गई। खुश्क जमीन, बंजर दरख्त, आग उगलता सूरज और वो दरवेश मुंश खुशी से बेकाबू होती। तानिया ने कैप्शन पढ़ा, इश्क आतिश। ये वही पेंटिंग है। ओ मेरे खुदा, इसका मतलब है मेरा अंदाजा ठीक था। मुलाजिम उसे छोड़कर जा चुका था और वो बच्चों की तरह खुश होती लाउंज के सोफे पर आ बैठी, लेकिन इसे फौरन ही उठ जाना पड़ा। पेंटिंग देखने के चक्कर में इसने और किसी तरफ देखा ही नहीं था, मगर अभी इसकी नजर लाउंज की दीवार पर ही लगी तस्वीर पर पड़ी थी। वो चौंकती हुई दीवार के सामने आ खड़ी हुई।
उसने जैसे यकीन करने के लिए फ्रेम के शीशों को उंगलियों से छुआ था। ये 100% मलीहा फारूकी की तस्वीर है, उसने कहते हुए गौर से इस तस्वीर को देखा। काली साड़ी में मलबूस मलीहा एक हाथ खुले बालों में उलझाए बेनियाजी से सामने की तरफ देख रही थी। ओह, तो वजदान मुस्तफा ने आखिर आपसे वो सब करवा ही लिया जो आप कभी करना नहीं चाहती थी, उसने दिल में कहा। अस्सलाम वालेकुम। भारी मगर पुरकशिश मर्दाना आवाज पर तानिया ने घूम कर देखा। अच्छी खासी डिस्ट्रैक्ट पर्सनालिटी थी। स्याह बालों में सफेदी ने घुलकर इनका रंग सुरमई कर दिया था। स्याह आंखों की चमक जिसने कभी मलीहा की आंखों को खेरा किया था अब बुझ चुकी थी, मगर इनकी कशिश तानिया ने इतने फासले के बावजूद महसूस की थी। हल्के आसमानी रंग के आरामदार शलवार कमीज में इनके दराज सरापे की वजाहत कम तो हुई थी, लेकिन अभी तक ढली नहीं थी। मलीहा ने अगर इनकी खातिर सब कुछ त्याग दिया था तो इसकी कोई गलती नहीं। ये आज भी इस काबिल हैं कि इनकी खातिर तख्त और ताज छोड़ दिए जाएं, तो जवानी में तो आलम ही कुछ और होगा। वो इन्हें देखकर सोच रही थी। वजदान इसकी मोहब्बत को महसूस करके हल्का सा मुस्कुराए और कहा, बेटा, अगर तुम्हारी थीसिस मुकम्मल हो चुकी हो तो बैठ जाओ। आवाज वाकई पुरकशिश है। वो वजदान की बात पर शर्मिंदा होते हुए भी सोचने से बाज नहीं आई। वो सोफे पर बैठ चुकी तो वजदान भी इसके मुकाबिल बैठ गए। सॉरी अंकल, इसने बात शुरू करते हुए कहना शुरू किया। असल में मैं हैरान हो रही थी, आप में और शायान में जरा भी मुमासलत नहीं है। हालांकि इसके बालों और आंखों का रंग भी आप ही की तरह ब्लैक है, मगर वो आपसे काफी अलग दिखता है। वो मुस्कुराए और पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? तानिया। इसने जानबूझकर अपने नाम का दूसरा हिस्सा नहीं बताया। तानिया बेटे, चेहरों में शबाहत तलाश करना तो बस नजरों का एक मशगला ही है। अब देखो, तुम में तो किसी की शबाहत नहीं, फिर भी तुम्हें देखकर कोई याद आ गया था। मलिहा फारूकी, इसका अंदाज जताता हुआ था। वजदान भी महसूस किए बिना ना रह सके। क्या कहा? मलिहा फारूकी। इस बार इसका अंदाज नॉर्मल ही रही। ये मलिहा फारूकी है ना? इसने तस्वीर की तरफ इशारा करके कहा। शायान की मदर और आपकी मिसेस? हाँ, ये मलिहा ही है, उन्होंने आहिस्ता आवाज में कहा। मगर तुमने कैसे पहचाना? मैंने शायान के पास इनकी तस्वीर देखी थी। अब वो इत्मीनान से झूठ बोल रही थी। तुम शायान से मिलने आई होगी। एक्चुअली तो मैं आपसे ही मिलने आई थी, सोचा आपकी तबीयत के साथ आपके दिल का हाल भी मालूम कर लूं। दिल का हाल क्या बताऊं, जमाने बीत गए, अब तो ये खबर भी नहीं होती कि सीने में दिल है भी या नहीं। वो बहुत लाइट से अंदाज में बात कर रहे थे, मगर तानिया को इनके हर अंदाज में गैर मामूलीपन महसूस हो रहा था। इनकी शख्सियत में एक ठहराव सा था, बिल्कुल ऐसे जैसे तूफान गुजर जाने के बाद साहिल बहुत खामोश, बहुत शांत लगने लगता है। मुलाजिम टी ट्रॉली घसीटता हुआ अंदर आया था। वजदान ने ट्रॉली अपने सामने रुकवा कर मुलाजिम को जाने का इशारा किया और खुद चाय बनाने के लिए प्यालियां सीधी करने लगे। चाय मैं बनाऊंगी अंकल, तानिया ने कहा और उठकर इनके पास सिंगल सोफे पर बैठकर चाय बनाने लगी। वजदान खामोशी से इसे चाय बनाते देखने लगे। चाय बनाकर तानिया ने एक कप इनको थमाया और दूसरा अपने हाथ में लेकर सोफे पर पीछे होकर बैठती घूंट भर कर बोली, आंटी भी क्या शायान के साथ गई हैं? मुझे आए काफी देर हो चुकी है, मगर वो नजर नहीं आ रही। शायान ने तुम्हें बताया नहीं? इनके इस्तिफसार पर हैरान होती तानिया ने कहा। क्या नहीं बताया? वजदान एक पल को रुके, फिर इसे देखकर बोले, मलीहा का इंतकाल हो चुका है। क्या? एकदम इसके मुंह से निकला था। हैरत के शदीद झटके से चाय कप से छलक कर इसके कपड़ों पर गिर गई थी। इसने फौरन कप साइड में रखा और कपड़े झाड़ने लगी। वजदान ने कुछ टिश्यू पेपर निकाल कर इसकी तरफ बढ़ाए, इनसे साफ कर लो। तानिया ने टिश्यू पेपर पकड़ तो लिए, मगर कपड़े साफ करने का इसे होश ही नहीं रहा। ये क्या हो गया? वो क्यों मर गई? मैं तो इससे मिलने की ख्वाहिश में यहाँ तक आई थी। ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था। वो सकते के आलम में थी, जैसे किसी बेहद अजीज हस्ती की मौत की खबर मिली हो। तानिया को खुद भी ये महसूस करके हैरत हुई कि इसे इस खबर पर सदमा हुआ था। इसने अपना निचला होंठ दबाए रखा था, वरना शायद वो रो ही पड़ती। इसे खुद भी नहीं पता था कि मलीहा इसके इतने करीब आ चुकी थी। इसका धुआं धुआं सा चेहरा देखकर वजदान फिक्रमंद से हो गए थे। कंट्रोल योरसेल्फ बेटा, उन्होंने कहा और उठकर इसके पास आ गए और इसके सर पर हाथ रखकर इसे रिलैक्स करने लगे। मुझे अंदाजा नहीं था तुम इतनी हसास हो। वो नरमी से इसका सर थपक रहे थे।
तानिया ने भी खुद को रिलैक्स करने के लिए गहरे गहरे सांस लिए, फिर वजदान की कलाई पर हाथ रखकर बोली, बैठ जाइए अंकल, मैं अब ठीक हूँ, आप परेशान ना हो। बैठने के बजाय वजदान ने टेबल पर रखे जग से ग्लास में पानी डालकर इसे दिया। तानिया ने गिलास तो थाम लिया मगर होंठों तक ले जाने की जहमत नहीं की। वजदान वापस अपनी जगह पर बैठ चुके थे। तानिया ने पलके उठाकर इन्हें देखा और कहा, आई एम सॉरी अंकल, मैंने आपको परेशान कर दिया। परेशान तो किया है तुमने, पर इसमें सॉरी कहने वाली क्या बात है? बात तो है, अनजाने में ही सही, पर मैंने आपको आपका दुख याद दिला दिया है। दुख और जिंदगी का साथ बहुत गहरा है तानिया, जितना भी बचकर निकलो ये सामने आ ही जाते हैं। भला इन्हें कोई भूल कैसे सकता है? तानिया ने देखा वो हाथ फैलाकर जाने अपने हाथों की लकीरों में क्या ढूंढने लगे थे। अंकल, इसने वजदान को पुकारा। वजदान ने इसकी तरफ देखा। मलीहा आंटी की डेथ को कितना अरसा हो चुका है? 27 साल। अपने हाथ को समेटकर मुट्ठी बनाते अपने माथे से टिकाकर बोलते हुए वो एक पल को बेचैन हुए थे। 27 साल गुजर गए, तानिया ने दिल में कहा, फिर जबान से बोली, शयान तो इस वक्त बहुत छोटा होगा। हाँ, वो अपने आप से चौंके, फिर इसके लफ्जों पर ध्यान देकर कहा, शयान की पैदाइश और मलीहा की वफात एक ही दिन हुई थी। तानिया को सचमुच अपने सामने बैठे शख्स पर तरस आने लगा था। अंकल, अब मैं चलती हूँ। वो ग्लास रखकर उठ खड़ी हुई। वो आई तो इंकशाफात सुनने के लिए थी, पर जो इंकशाफ सुना था इसने तानिया के दिलो दिमाग को हिला कर रख दिया था। वजदान ने सर उठाकर इसे देखा, फिर इसे बाहर तक छोड़ने गए लिए उठ खड़े हुए। वो दोनों बाहर ही निकले ही थे कि एक गाड़ी पोर्च में आकर रुकी और शायान ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोलकर उतरता हैरत से बोला, तानिया, तुम कब आई? काफी देर हो गई, मगर अब चलूंगी, अल्लाह हाफिज। वो कहीं रोक नहीं ले इस ख्याल से जल्दी से बोलकर वो तेजी से चलती गेट से बाहर आ गई और अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वो किसी तरफ देखे बिना सीधी निकल गई। शयान गाड़ी का दरवाजा खोले अभी तक गेट की तरफ ही देख रहा था। वजदान बहुत गौर से इसके चेहरे को देख रहे थे। पास आकर उन्होंने शयान के कंधे पर हाथ रखकर इससे मुतवज्जा किया, क्या बात है बरखुरदार? शयान ने चौंक कर इन्हें देखा और यूं ही हंस दिया, फिर पूछने लगा, आपको तानिया कैसी लगी? वो सोचने लगे, अच्छी है मगर कुछ जज्बाती सी है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, कौन सा मेरा बेटा जज्बातियत में किसी से पीछे है? अब्बू? इनके हंसने पर जज्बस होते हुए इसने कार का दरवाजा बंद किया, फिर वजदान के शानों पर बाजू फैलाए अंदर आ गया। उन्हें इनके बेडरूम में छोड़कर वो चेंज करने के लिए अपने रूम में जाने लगा तो वजदान ने इसे रोका। मेरे पास आकर बैठो। वो नजदीक ही कारपेट पर बैठ गया और सर उनकी गोद में रख दिया। कुछ देर तक वजदान कुछ बोले बिना ही इसके बाल सहलाते रहे, फिर इसे मुखातिब करके कहा, शयान, मुझे वाकई लगता है तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। मुझे भी ऐसा ही लगता है, इसने वजदान की गोद से सर उठाकर इनका चेहरा देखते हुए कहा, तो कोई लड़की भी पसंद की है या ये काम मुझे करना होगा? लड़की तो पसंद की है अब्बू, और वो लड़की कौन है? बोलकर वजदान इसके मुंह से तानिया का नाम सुनने का इंतजार करने लगे। शायान इनका हाथ थाम कर बोला, अब्बू, मैं फैसल से शादी करना चाहता हूँ, शायान ने कहा और खामोशी से कमरे से बाहर आ गया। वजदान इसे जाता हुआ देखने लगे। सब घर वाले लॉन में थे। तानिया ने गाड़ी पोर्च में खड़ी की और खुद भी इसी तरफ आ गई, जहां नूरुल हुदा के सिवा सब मौजूद थे। वो बैठ चुकी थी तो मरियम ने पूछा, चाय मंगवाऊं तुम्हारे लिए? रहने दे मामा, मूड नहीं है, इसने थके थके से अंदाज में मना कर दिया और बाबा जान को देखने लगी। क्या करूं? क्या दादा जान को बता दूं कि जिस बेटी को सजा देने के लिए बरसों से इसका नाम इसकी जबान पर नहीं आया, वो हर चीज से बेनियाज हो चुकी है। जिसे मोहब्बत करने के जुर्म में घर से निकाला था, वो इनके दिल से तो निकाल पाई, पर दुनिया छोड़ गई। लेकिन क्या वाकई ये नहीं जानते कि इनकी बेटी मर चुकी है? इसने सोचा। हाँ, ये नहीं जानते होंगे। अगर जानते तो मलिहा की सजा खत्म हो चुकी होती। कसर फारूकी में इसके नाम की फातिहा पढ़ी जाती और मलिहा की डायरी को सीने से लगाने के बजाय दादा जान मलिहा की जिंदा निशानी शायान को सीने से लगा लेते। पर ये कैसी अना है कि बेटी की डायरी को सीने से लगाकर इसकी तस्वीर को घंटों देखते हुए दिल ही दिल में इसे याद तो कर सकते हैं, पर इसकी खबर नहीं ले सकते। 27 साल में एक बार पलट कर नहीं देखा कि वो जिंदा है कि मर चुकी। और पापा? इसके दिल में ठेस उठी। पापा से कैसे कहूंगी कि जिसकी मोहब्बत का बोझ कर्ज की तरह उठा रखा है, वो तो अपना कर्ज भी निभा ना सकी।
वजदान की खातिर सब कुछ छोड़ने वाली आखिर इसे भी छोड़ गई और अपने बेटे को भी। इसके दिल की हालत अजीब हो रही थी। वो चेंज करने का कह कर उठी और अपने कमरे में आ गई। फायजा अभी ऑफिस से आई थी और आते ही बेड पर ढेर हो गई। सुस्ती से लेटी वो सोच रही थी कि उठकर चेंज कर ले, पर थकन ऐसी थी कि उठना मुश्किल हो रहा था। तभी हॉर्न की आवाज सुनाई दी। फायजा इस हॉर्न को पहचानती थी। वो छलांग लगाकर बिस्तर से उठी और खिड़की से नीचे पोर्च में झांक कर देखा, फिर जोर से चिल्लाई, वजदान अंकल। गाड़ी से उतरते वजदान ने आवाज की सिम देखा तो फायजा ने हाथ हिलाया और पहले से भी ज्यादा ऊंची आवाज में बोली, मैं नीचे आ रही हूँ। फिर चप्पल पहने बगैर ही भागती बाहर आ गई। क्या हो रहा है भाई? वजदान ने इसकी तेज रफ्तारी पर बोले। वो इनके शाने से लग गई। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद आप पहली बार घर आए हैं। मैंने सोचा सबसे पहले मैं आपको वेलकम करूं, लेकिन आपको ड्राइव करके आए हैं। शयान किधर है? इसे एहसास नहीं है कि अभी आपको ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए? वो लड़ाका औरतों की तरह दोनों हाथ कमर पर रख कर बोल रही थी। वजदान उसके इस स्टाइल पर मुस्कुराकर कहने लगे, शयान की कोई गलती नहीं है, वो सुबह सखर जा चुका है। क्या? वो सदमे से चिल्लाई। वो बताए बगैर चला गया। आ लेने दे, ऐसी खबर लूंगी कि याद रखेगा। सच में बहुत मारूंगी और आप बीच में नहीं बोलेंगे। बिल्कुल नहीं बोलूंगा। वो इसे दिलचस्पी से देखकर कह रहे थे, अंदर चलें? ओहो, इसने अपने सर पर हाथ मारा। मैं तो भूल ही गई। आइए अंकल, अंदर आ जाइए। वो फायजा के साथ अंदर आए और सीधी इसकी नानी के रूम में चले आए। वजदान को देखकर बिस्तर पर लेटी बुजुर्ग खातून उठने लगी तो वजदान ने आगे बढ़कर उन्हें सहारा देते हुए तकिया ऊंचा करके आराम से बिठा दिया। खाला, आप बहुत कमजोर हो गई हैं, अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। वजदान खफा हो रहे थे। वो पलके झपकती कमजोर सी आवाज में बोली, हमारा क्या पूछते हो बेटा? हमारी तो अब उम्र हो चली है, पर तुम क्या अपने दिल को रोग लगा बैठे हो? रोग तो पुराना है खाला, रंग अब दिखा रहा है और उम्र तो मेरी भी ढल चुकी है। अब और कितना जीऊंगा? 27 साल गुजार लिए, अब और जिया भी नहीं जाता। वजदान की आंखों में नमी झलकी थी, जिसे पलके झपक कर वजदान ने हमेशा की तरह अपने अंदर उतार लिया। दिल जलाने की बातें ना करो वजदान, वो दहल गई। आज तक मलिहा का जख्म ताजा है। गोद खिलाई बच्ची कैसी भरी उम्र में गब्र की हो गई। हम तो हाथ मलते रह गए। इनकी बूढ़ी आंखें छलक पड़ी तो वजदान ने इनके गिर्द बाजू लपेट कर अपने साथ समेट लिया। फायजा के पापा वजदान के आने का सुनकर कमरे में आए थे। आगे का मंजर देखकर दरवाजे में ही रुक गए। कोने में चुपचाप खड़ी फायजा ने इन्हें देखा तो आहिस्ता से बताया, नानी अम्मा मलिहा आंटी को याद करके रो रही हैं। उन्होंने होंठ भींच लिए और वजदान की तरफ देखा, जिन्होंने इसी पल नजरें उठाई थी। इन आंखों में कयामत के आसार थे। वजदान धीरे से उठकर बाहर चले गए। फायजा चलती हुई बेड पर आ बैठी और इन्हें चुप कराते हुए घूंट घूंट पानी इनके हलक में उतारने लगी। इसके पापा इसके बराबर बेड पर बैठे और नरमी से इसकी नानी को मुखातिब करके बोले, बलिदान का ख्याल तो कर लिया करें ताईजान। महीना भर पहले ही तो इसे हार्ट अटैक हुआ है। फिर जरा सोचिए, हमारा आज भी ये हाल है तो इसका क्या होगा? मलिहा का सबसे नाजुक रिश्ता तो इसी से था। इसीलिए तो वजदान को देखकर वो और भी याद आ जाती है। इतनी मासूम बच्ची कैसे कैसे अजाबों से गुजारी गई। अब वो इनसे क्या कहते? इनका हाथ थपक कर वो फैजल से बोले, इन्हें दवा देकर सुला दो, और खुद उठकर बाहर आ गए। वजदान इन्हें दालान में ही मिल गए थे। सतून से कमर लगा कर कड़ी वो खाली आंखों से सामने बिछे तख्त को देख रहे थे। अपने शाने पर किसी का हाथ महसूस करके वो चौंके और मुड़कर देखते ही इनके मुंह से निकला, आओ आफाक। फिर कजन मुस्कुराकर बोले, खाला ठीक है? तुम ठीक हो? आफाक इनका चेहरा देखकर बोले तो उन्होंने नजरें चुराकर आहिस्ता से कहा, अब तो आदत सी हो गई है। फिर से झटक कर खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, आफाक यार, तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो, वो बोले। यहाँ नहीं, कमरे में चलते हैं और तुम मेरा भाभी को वहीं ले आओ। ऐसी क्या बात है? बता दूंगा, पहले कमरे में तो चलो, वजदान ने कहा तो आफाक इन्हें अपने रूम में ले आए और आते हुए सुमेरा को भी कमरे में आने का कह दिया। सुमेरा कमरे में आई तो दोनों सोफों पर बैठे थे। इन पर नजरें डालकर वो भी वहीं आकर आफाक के साथ बैठ गई। हाँ अब बोलो, आफाक वजदान से बोले। वजदान ने एक नजर इनके चेहरों को देखा और फिर कहने लगे, बात यूं बहुत सीधी सी है
और शायान जवान हो चुका है और मुझे लगता है अब इसे शादी कर लेनी चाहिए। वैसे आमतौर पर माँओं को बेटों के सर पर सेहरा सजाने का शौक होता है, पर शायान की माँ तो है नहीं, इसे ये काम भी मुझे ही करना होगा। शुक्र है वजदान, तुम्हें ख्याल तो आया। सुमेरा हंसकर बोली, तुम बताओ लड़की देखी है या मैं कुछ मदद करूं? एक लड़की नजर में तो है। कौन है? सुमेरा के पूछने पर वो कुछ तवक्कुफ के बाद झिझकते हुए बोले, फायजा। दोनों मियाँ बीवी ने फौरन एक दूसरे की तरफ देखा मगर फौरी तौर पर कुछ बोल नहीं पाए। तुम ये मत समझना आफाक कि मैं तुमसे फायजा का रिश्ता मांग रहा हूँ, मैं बस तुमसे मशवरा मांग रहा हूँ कि इतनी बड़ी बात मुझे अपनी जुबान पर लानी भी चाहिए या नहीं। वो तो शायान ने ही फायजा का नाम ले लिया, वरना मैं तो फायजा को अपनी बहू बनाने के बारे में कभी सोचता भी नहीं। आफाक हैरत के इब्तदाई झटके से समझ चुके थे, इन्हें देखकर बोले, क्यों वजदान, मेरी बेटी में कोई कमी है? वजदान के साथ सुमेरा ने भी चौंक कर इन्हें देखा। वजदान ने कहा, मेरा ये मतलब नहीं था आफाक, फायजा हर लिहाज से बेहतरीन है, मगर शायान को फायजा के हवाले से कबूल करना शायद तुम्हारे लिए मुश्किल हो। शायान तुम्हारा और मलिहा का बेटा है, इस हवाले के बाद इनकार की कोई गुंजाइश नहीं बचती, मगर फायजा से पूछना तो पड़ेगा। अगर इससे कोई इतराज नहीं हुआ तो मुझे भी कोई इतराज नहीं होगा। वजदान ने ममूनियत से इन्हें देख कर कहा, तुमने मुझे मेरे बेटे के सामने शर्मिंदा होने से बचा लिया है, बल्कि मेरी जिंदगी में वो कौन सा मुकाम है जहाँ तुमने मेरा साथ नहीं दिया? याद नहीं आता आफाक, मैंने वो कौन सी नेकी की थी जो अल्लाह ने मुझे तुम जैसा दोस्त दिया है? मैंने कभी तुम पर कोई एहसान नहीं किया, बस दोस्ती निभाई है। और अब एक लफ्ज और मत कहना। आफाक ने इन्हें डपट कर कहा तो वो हल्का सा मुस्कुरा दिए। फायजा को जब इस प्रपोजल के बारे में पता चला और साथ ही सुमेरा ने ये भी बताया कि शायान ने खुद इससे शादी की ख्वाहिश जाहिर की है, तो वो चुप सी हो गई। इनके पूछने पर बस इतना ही कहा, मैं सोच कर बताऊंगी। शायान के लिए फायजा की खामोशी हैरान कुन थी। जब से वो अजान ने फोन पर इसे बताया था कि वो वफाक और सुमेरा से रिश्ते की बात कर चुके हैं, इसे फायजा की तरफ से किसी धमाके का इंतजार था, मगर वहां बदस्तूर खामोशी थी। हालात का जायजा लेने के लिए इसने सुमेरा से भी फोन पर बात की थी, पर उन्होंने प्रपोजल के बारे में कोई बात ही नहीं की और बराह रास्त फायजा से बात करने की इसे हिम्मत ही नहीं हुई। इसे पता था वो इस पर चढ़ाई कर देगी। डीआईजी ऑफिस में उसे मीटिंग के लिए कॉल किया गया था। 1.5 घंटे की मीटिंग के बाद वो अपने ऑफिस में आया और सीट पर बैठकर अपना मोबाइल ऑन किया जो इसने मीटिंग के दौरान बंद कर रखा था। फाइजा की तरफ से 14 मिस कॉल अलर्ट थी। वो अपनी सीट पर रिलैक्स होकर बैठा था। चौंक कर सीधा होते दोनों कोहनियां टेबल पर टिकाते हुए वो सोचने लगा कि आखिर फाइजा ने इतनी बार इसे कॉल करने की कोशिश क्यों की होगी। फिर कुछ समझ में नहीं आया तो मोबाइल पर इसका नंबर डायल करने लगा। पहले ही बेल पर इसकी कॉल रिसीव कर ली गई। शायान के हेलो बोलने से पहले ही फाइजा की तेज मगर रुंधी हुई आवाज फोन पर सुनाई दी, शायान तुम फौरन कराची आ जाओ। क्यों, क्या हुआ? वो परेशान होकर बोला, बस तुम घर आ जाओ शायान, जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। इसके मुस्तकिल रोने पर शायान को अचानक ही वजदान का ख्याल आया। इसी ख्याल से खौफजदा होकर वो तेजी से बोला, फायजा अब्बू ठीक है? हाँ, अब के वो खुद पर काबू पाकर बोली, अंकल खैरियत से हैं, मगर तानिया। इतना बोलकर वो रोने लगी। तानिया को क्या हुआ? शायान, तानिया ने खुदकुशी कर ली। क्या कह रही हो? इसकी आवाज फट पड़ी। इसकी हालत बहुत खराब है शायान, इसने अपनी दोनों कलाइयां काट ली हैं। डॉक्टर कह रहे हैं इसकी हालत बहुत सीरियस है, वो मर जाएगी शायान। तानिया मर जाएगी, बस तुम फौरन आ जाओ। इसने इतना ही कहा था कि लाइन कट गई। शायान के आवाज गुम हो चुके थे। इसने अपनी कलाइयां काट ली। शायान के कानों में फाइजा की आवाज उभरी और इसे लगा कोई तेज धार चीज इसकी शेरक पर फिर गई हो। इसकी हालत बहुत खराब है। शायान की खुद की हालत ऐसी हो रही थी जैसे जिस्म में जान ही ना रही हो। वो मर जाएगी, तानिया मर जाएगी। नहीं, शायान के अंदर कोई कुछ ब्लास्ट हुआ था। वो अपनी सीट से उठा और आंधी तूफान की रफ्तार से बाहर दौड़ा। पुलिस स्टेशन में मौजूद लोगों ने हैरत से एएसपी शायान मुस्तफा को दीवानों की तरह भागते हुए देखा। कुछ ने इसे आवाजें भी दी, मगर इसकी तेजी में कोई फर्क नहीं आया। जीप में बैठकर उसने इंजन स्टार्ट किया और एक्सीलेटर को पूरी तरह दबाते हुए झटके से जीप आगे बढ़ा दी। सर जी की आवाजें लगातार इसके पीछे आ रही थी। सामने से आता कांस्टेबल एन वक्त पर छलांग लगाकर साइड में हो गया, वरना शायान की जीप इसे रौंदते हुए गुजर जाती। शायान से बात करते करते फायजा ने बीच में खुद ही लाइन डिस्कनेक्ट कर दी और अब वो हिसाब लगा रही थी सखर से कराची तक की ड्राइव
2.5 से 3 घंटे की है, मगर शायद ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे में कराची पहुंच जाएगा। आधा घंटा मजीद लगेगा घर आने में, यानी मेरे पास 2 घंटे एक्स्ट्रा हैं। इसके बाद काम शुरू हो जाएगा। फिर वो आराम से बेड पर औंधी लेट कर मैगजीन पढ़ने लगी, जो वो शायान का फोन आने से पहले पढ़ रही थी। जब 2 घंटे गुजर चुके तो वो बेड से उठी और नीचे किचन में आ गई, जहां सुमेरा रात के खाने के लिए मुलाजमा को हिदायत दे रही थी। मम्मी, इसने बीच में इन्हें मुखातिब किया। अंदाज ऐसा था जिससे फिक्रमंद हो। क्या हुआ? सुमेरा इसकी आवाज पर मुड़ी, फिर इसकी शक्ल देखकर परेशान हो गई। मम्मी, अभी वजान अंकल का फोन आया है, इनकी तबीयत बहुत खराब हो रही है। कह रहे थे सीने में दर्द है। आप प्लीज जल्दी जाकर मालूम करें, कहीं इनकी ज्यादा हालत खराब तो नहीं है। अचानक क्या हो गया है इसे? अभी कल तो आफाक से अपने साथ चेकअप के लिए लेकर गए थे, डॉक्टर ने कहा था सब ठीक है। वो वाकई फिक्रमंद हो गई थी। हार्ट पेशेंट का क्या पता, कभी भी तबीयत खराब हो सकती है। मम्मी प्लीज आप जाइए ना अंकल के पास, मुझे बहुत फिक्र हो रही। हाँ जाती हूँ। जवाद से कहो गाड़ी निकाले। वो तेज तेज बोलती किचन से बाहर आकर अपने कमरे में चली गई। फायजा फौरन अपने भाई के पास आकर बोली, उठ जाएं जवाद भाई, मम्मी कह रही है गाड़ी निकालें, इन्हें वजदान अंकल के घर जाना है, इनकी तबीयत खराब है। जवाद जल्दी से उठ बैठा। तुम्हें किसने बताया? अंकल को फोन आया था, मगर आप देर मत करें, जल्दी से गाड़ी निकालें। जवाद सर हिलाता फौरन उठकर अपनी चप्पलें तलाश करने लगा और कपड़े बदले बना ही ढीले ढाले ट्राउजर और टी शर्ट में गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर निकल गया। फायदा सुमेरा के कमरे में आई। वो चादर ओढ़ कर तैयार खड़ी थी। जवाद उठ गया। फायजा को देखकर उन्होंने पूछा, भाई गाड़ी में आपका इंतजार कर रहे हैं। इतना सुनकर ही वो बाहर निकली। पीछे आती फायजा मासूमियत से बोली, मम्मी मैं भी चलूं? नहीं, इसकी तवक्को के मुताबिक उन्होंने मना कर दिया। अम्मी अकेली हो जाएंगी और तुम्हारी चच्ची भी मैके गई हुई है, वरना वो संभालती। इन्हें खाना खिलाकर टाइम से दवा दे देना। और तुमने अपने पापा को फोन किया है? चलते चलते रुक कर उन्होंने पूछा तो फायजा गड़बड़ा गई। बाबा को फोन करने की क्या जरूरत है? जरूरत से क्या मतलब? वो खफा हुई और कॉरिडोर में रखा टेलीफोन सेट उठाकर आफाक को फोन मिला दिया। आफाक, आप फौरन मर्जान की तरफ आ जाएं, इसकी तबीयत सही नहीं है। नहीं, इसका फोन आया था, फायजा से बात हुई। हाँ मैं भी जा रही हूँ। अच्छा ठीक है। फायजा अपना सर पकड़कर खड़ी थी। सुमेरा ने आफाक से बात करके फोन रखा तो इसने फौरन इन्हें पकड़कर बाहर धकेला कि कहीं वो किसी और को भी फोन न कर दें। इन्हें भेजकर फायजा ने तानिया का नंबर मिलाया और इसके फोन उठाने का इंतजार करने लगी। फायजा कैसी हो? इसका नंबर फ्लैश होता देखकर तान्या ने कॉल रिसीव करते ही कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सुनो, तुम फौरन घर आ जाओ। क्यों, खैरियत? एक सरप्राइज है। मैं इस वक्त पोस्ट में ही खड़ी हूँ, बस फ्रेश होकर आ जाती हूँ। फ्रेश यहाँ आकर हो जाना, देर करने की जरूरत नहीं है, बस फौरन चली आओ। अच्छा बाबा आ रही हूँ, तानिया ने कहा। वो पोर्च में गाड़ी रोक कर दरवाजा खोले से बात कर रही थी। फोन बंद करके वो वापस गाड़ी में बैठी और रिवर्स करके गेट से बाहर ले गई। मरियम लॉन में ही थी। से पोस्ट में खड़े फोन पर बात करते देखकर वो इस तरफ आई, मगर इनके पहुंचने से पहले ही वो गाड़ी में बैठकर गेट से बाहर जा चुकी थी। जिस वक्त वो फायजा के घर पहुंची रात के 9 बज रहे थे। फायजा गाड़ी की आवाज पर बाहर आ गई। फिर तानिया को साथ लिए वो अंदर सिटिंग रूम में आ बैठी। हाँ कहो, क्या सरप्राइज है? तानिया काउच पर बैठ के बोलने लगी। शायान ने मुझे प्रपोज किया है। फायजा ने बाजू लपेट कर इसे देखते हुए सपाट लहजे में कहा। तानिया कुछ देर तक बोल नहीं पाई। मुबारक हो, जब कहा तो इसकी आवाज बेहद धीमी थी। ओह शट अप! फायजा एकदम ही फट पड़ी। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने? वो तुमसे मोहब्बत करता है, तुम इससे मोहब्बत करती हो, मगर शादी किसी और से करोगे। शायान ने कभी मुझसे मोहब्बत नहीं की। वो आजारदा सी हो गई। रियली? वो इस्तेसाई अंदाज में बोली। तानिया को बुरा लगा। हाँ, शायान ने कभी नहीं कहा कि इसे मुझसे मोहब्बत है। तुमसे नहीं कहा होगा, मगर मेरे सामने इसने सैकड़ों बार इतराफ किया है कि वो तुम्हें चाहता है। वो तब कर बोली। तानिया बस इसे देख कर रह गई। अब वो टहल टहल कर अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करते हुए जोर जोर से बोल रही थी। अच्छी भली लव स्टोरी है, मगर नहीं, ट्रेजेडी का होना बहुत जरूरी है। ना बने कोई और जालिम समाज ये काम खुद भी तो किया जा सकता है। ना जाने कहाँ कहाँ से लंगड़ी लूली किस्म की मजबूरियां बरामद करके शौक मनाया जा रहा है। तुम इतना उलझ क्यों रही हो? अगर तुम्हें कुछ शक है तो इनकार कर दो। वो तो मैं कर ही दूंगी, तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं है। मगर तुम इकरार क्यों नहीं करती? जब शयान ने ही कभी कुछ नहीं कहा तो मैं क्यों कहती? इससे भी गुस्सा आ गया। फैंटास्टिक! वो और भी भड़क गई।
मोहब्बत करने से पहले क्या इसकी इजाजत ली थी जो अब तुम्हें इसकी तरफ से गारंटी चाहिए? कमाल हो गया। 21वीं सदी की बोल्ड लेडी मोहब्बत के मामले में 18वीं सदी की दोशीजा साबित हो रही है। जीप रुकने की आवाज सुनकर वो चुप हुई, फिर बोली, आ गए मजनू साहब, लेला लेला पुकारते। आज तो आमना सामना होकर रहेगा। जितनी बार दिल चाहे आई लव यू कहलवा लेना। शायान आया है। तानिया सटपटा गई। फायजा के जवाब से पहले ही फुल यूनिफॉर्म में मलबूस वहशतज़दा चेहरा लिए शायान खुले दरवाजे से अंदर चला आया। फायजा सिटिंग रूम के तौर पर इस्तेमाल होने वाले हॉल के बीचों बीच खड़ी थी, जबकि तानिया एक साइड में होकर काउच पर बैठी थी, इसीलिए शायान की इस पर नजर न पड़ सकी। वो सीधा फायजा के पास चला आया। तानिया कैसी है? कौन से अस्पताल में लेकर गए हैं? फायजा चिड़ी हुई थी, पहले ही थी, भड़क कर बोली, मर गई तानिया। फिर शायान के फक होते चेहरे को देखकर इसे एहसास हुआ कि इसने एक इंतहाई बात कह दी थी, तो फौरन ही कहा, अरे कुछ नहीं हुआ तानिया को, वो देखो ठीक ठाक बैठी है। शायान ने गर्दन घुमाकर इस तरफ देखा जिस तरफ फायजा ने इशारा किया था, और फिर तेजी से तानिया की तरफ आया, इसके सामने कारपेट पर बैठ गया और बेताबी से इसकी दोनों कलाइयां अपने हाथों में थाम कर वो टटोलते हुए इसने कहा, तुम ठीक तो हो? फिर इसकी कलाइयां छोड़कर इसका चेहरा दोनों हाथों में भरकर बोला, ये क्या हरकत थी? कोई इसे भी करता है? तानिया ने कब शायान के ऐसे अंदाज देखे थे? वो तो इतनी बुरी तरह बौखला गई कि कुछ बोलने का ख्याल तक नहीं आया। यूं भी वो सारे ड्रामे से लाइल्म ही थी, बस ये टिक शायान को देखती रही। फायजा ने कहा, तानिया ने कोई खुदकुशी नहीं की, मैंने तुमसे झूठ बोला था। जरा सा सर मोड़ कर शायान ने फायजा को देखा, झूठ बोला था? लेकिन क्यों? इसके आसाप इस कदर टूटे हुए थे कि इसे गुस्सा भी नहीं आया। तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए, सिर्फ इसलिए तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला? अब इसके लहजे में हल्की हल्की आंच आने लगी थी। तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारे झूठ ने मेरी क्या हालत की होगी? तानिया को कुछ हो गया तो? इससे आगे का सोच कर दिल चाह रहा था कि जीप सामने से आते किसी ट्रक से टकरा दूं। हर सेकंड के साथ लग रहा था रूह जिस्म का साथ छोड़ती जा रही है। तानिया ने खुदकुशी कर ली है, इतनी बड़ी बात तुमने ऐसे ही बोल दी? मजाक है ये तुम्हारे लिए? आखिर में इसकी आवाज धाड़ की मानंद गूंज गई। तानिया भी एक पल को सहम सी गई थी, मगर फायजा पर कोई असर नहीं हुआ। वो तेज होकर बोली, चलो मेरे लिए मजाक ही सही, मगर तुम्हें क्या? तानिया मेरी दोस्त है, तुम्हारी क्या लगती है? क्यों जान निकल रही थी तुम्हारी? क्यों दीवानों की तरह दौड़े चले आए? तानिया जिए या मरे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, वो तेज में आकर बोला। अच्छा? फायजा इसका मजाक उड़ाने के अंदाज में हंसी। अब ये भी बता दो कि फर्क क्यों पड़ता है? इतने तने हुए आसाब के साथ फायजा के मुकाबिल खड़ा वो इसे घूरने लगा, तो फायजा की मुस्कुराहट कुछ और गहरी हो गई। मैं जानती हूँ तुम कभी नहीं बताओगे। शयान नजरें चुराता इसके सामने से हट गया। मैं अक्सर सोचती हूँ पर समझ नहीं पाती कि क्या बुज़दिल लोग ही मोहब्बत करते हैं या मोहब्बत करने वाला हर शख्स बुज़दिल होता है। अब वो जानबूझकर उसे उकसा रही थी, वार कारगर था। शयान बोला तो इसके लहजे में आग सी तपिश थी। मैं बुज़दिल नहीं हूँ। अच्छा, तो हिम्मत वाले हो? वो बदस्तूर इसका मजाक उड़ा रही थी, बच्चे की तरह शायान को पुचकारते हुए बोली, तो फिर बोल कर दिखाओ कि तुम्हें तानिया से मोहब्बत है। चलो शाबाश, बोलो, अब बोलो भी। वो दोनों इस पर झगड़ रहे थे और तानिया बस मुंह उठाए तमाशाइयों की तरह टुकर टुकर देख रही थी। फायजा के अल्फाज पर इसकी निगाहें शायान की तरफ उठ गईं। शायान एड़ी पर घूमता फायजा के सामने आ गया, फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर भड़कते हुए लहजे में बोला, मैं तानिया से मोहब्बत करता हूँ, इतनी मोहब्बत कि इसकी खातिर 100 बार जान से गुजर जाऊंगा। आंखें मीच कर सांस बाहर छोड़ती तानिया ने आज जाना था, कभी कभी लफ्ज भी जिंदगी बन जाते हैं, मगर अगले लम्हे लफ्जों ने ही इसकी रूह खींच ली। मगर मैं तानिया से शादी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये नूरुल हुदा फारूकी की बेटी है। तानिया ने अपने पापा के हवाले पर हैरान होकर फायजा को देखा। नहीं, शायान ने तरदीद करते हुए कहा, क्योंकि ये अजहर फारूकी की पोती है। फायजा ने ताज्जुब से इसे देखा। अगर ये बात इतनी ही अहम थी तो मोहब्बत करने से पहले इसका शजरा नस्ब मालूम कर लिया होता। फिर वो तानिया की तरफ मुड़ी। सुना तुमने? ये वजह थी तुमसे गुरेज करने की। बल्कि तुम कहाँ जानती होगी, मैं बताती हूँ। तुम मलिहा फारूकी को जानती हो? अजहर फारूकी की अकलौती बेटी थी वो।
और तुम्हारे पापा की कजन। लेकिन इनका एक और तारुफ भी है, वो शयान की माँ थी। पता नहीं तुम जानती भी हो या नहीं, मगर इनकी और वजदान अंकल की लव मैरिज थी और अजहर फारूक की शादी के खिलाफ थे। जब वो किसी तरह नहीं माने तो आंटी ने घर छोड़ दिया और बस कहानी खत्म। नहीं फायजा, कहानी तो इस मोड़ से शुरू हुई थी। शयान ने दुखी लहजे में कहना शुरू किया। मेरी माँ की जिंदगी की अजियत भरे लम्हों की कहानी। वो अपने पापा जान से बहुत मोहब्बत करती थी और उन्हें लगता था कि वो भी उनसे इतनी ही मोहब्बत करते हैं और एक दिन वो अपनी बेटी की खुशी की खातिर इस रिश्ते को कबूल कर लेंगे। मगर ऐसा नहीं हुआ। इनकी अनहा ने अम्मी को तोड़ कर रख दिया, मगर नाना जान नहीं झुके और अम्मी ये सह नहीं पाई। जानती हो तानिया, सिर्फ 20 बरस की उम्र में मेरी माँ मर गई। सिर्फ 20 बरस की उम्र में। तानिया के लिए ये खबर नई नहीं थी, लेकिन शायान के लिए लहजे का कर्ब महसूस किए बिना ना रह सकी और सर झुका लिया। कौन जिम्मेदार है? मैंने अपनी माँ को खो दिया, किसका कसूर है? और अब्बू? इसने अपने होंठ काटे। मुझे वो कभी जिंदा नहीं लगे। पाने और खोने में अहम वो नहीं होता जो पाया हो, जो खो दिया हो उसका दर्द ज्यादा महसूस होता है। मैं तुम्हें दर्द नहीं दे सकता तानिया। अम्मी ने एक रिश्ते को पाकर एक रिश्ते को खो दिया था, पर इस रिश्ते को खो देने का मलाल जिंदगी भर नहीं गया। और तुम एक शायान मुस्तफा को पाने के लिए रिश्तों को खो दोगी और खोकर क्या जी पाओगी? तानिया की आंखों से आंसू गिरने लगे और शायान को अपना जवाब मिल गया। फायजा को तानिया के आंसू देखकर दुख हुआ था। तुम गलती पर हो शयान, तानिया को कुछ खोना नहीं पड़ेगा। सभी कहते हैं नूरुल हुदा फारूकी बहुत मेहरबान शख्स हैं। घनी चाहों की तरह इनके दिल में हर किसी का दर्द समा जाता है। वो इतने केयरिंग है कि किसी थर्ड पर्सन के लिए भी आउट ऑफ द वे जा सकते हैं। वो कभी अपनी बेटी के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे। लेकिन अजहर फारूकी उनकी कमजोरी है और उनकी सॉफ्ट नेचर ही इन्हें कभी नाना जान से बगावत करने नहीं देगी और नाना जान मुझे कभी कबूल नहीं करेंगे। तुम्हें रिजेक्ट करके आखिर वो किसे रिजेक्ट करेंगे? अपनी ही बेटी को। फायजा ने दलील दी। वो अपनी बेटी को रिजेक्ट कर चुके हैं। शायान ने इसकी दलील रद्द कर दी। फायजा कुछ बोल ना पाई। तानिया बहस निगाहों से कारपेट को घूरती इन दोनों की बातें सुनती जा रही थी। उसे लग रहा था कि वो आज सिर्फ सुनने के लिए ही यहाँ आई थी। इसने कहीं भी कुछ बोलने की कोशिश नहीं की, मगर शायान की अगली ही बात ने इसे बोलने पर मजबूर कर दिया। शायान ने कहा था, नाना जान सिर्फ अनापरस्त और सख्त मिजाज ही नहीं है, वो जिद्दी और घमंडी भी हैं। अम्मी ने अब्बू से शादी करके इनका घमंड तोड़ा था और नाना जान कभी इस बात को नहीं भूलेंगे। मुझे कबूल करना इनके लिए हार मानने जैसा है। उन्होंने वजदान मुस्तफा से हार नहीं मानी, मुझसे कैसे हार मान लेंगे? बेटी की मौत इनकी जिद ना तोड़ सकी, तानिया इनकी जिद के आगे कैसे ठहर पाएगी? इनकी जिद टूट चुकी है शायान। मैंने उन्हें आंटी को याद करते रोते हुए देखा है। मैं मानती हूँ दादा जान अपनी जिद पर अड़ गए थे, पर आंटी ने भी तो जिद नहीं छोड़ी। फिर कौन किससे शिकायत करे? माना वो गुस्से में थे और गुस्से में उन्होंने आंटी को अपनी जिंदगी और घर से बेदखल भी कर दिया, तो क्या बाप को अपनी औलाद से नाराज होने का भी हक नहीं? और आखिर कितने अरसे तक नाराज रहते? वो एक दिन तो मान ही जाते। चलो माना आंटी को जिंदगी ने मोहलत नहीं दी, पर अंकल को तो इन्हें मनाने आना चाहिए था। आंटी आखिर इनकी अकलौती बेटी थी और ये सुनकर वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, दादा जान का गुस्सा अपने आप ही खत्म हो जाता और वो अंकल को और तुम्हें अपने खानदान का फर्ज मान लेते। वो खुद को बाबा जान की तरफदारी करने से रोक नहीं पाई तो इनकी हिमायत में बोल पड़ी। शायान चुप करके इसकी बात सुनता रहा। फिर जब वो चुप हुई तो कहा, अपनी गलतफहमी दूर कर लो। नाना जान अम्मी के जनाजे में शामिल थे क्या? तानिया सचमुच हैरान हो गई। ना ही कभी ये सोचना कि वो अपनी जिद छोड़ चुके हैं। इनके आंसू किस एहसास में बह जाते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन अगर वाकई ऐसा हुआ होता तो अब्बू को ना सही कम से कम मुझे कबूल कर लेते। मगर 27 साल में वो एक बार भी मुझसे नहीं मिलने आए। ऐसे में तुम क्या कहोगी? आई एम शॉक्ड, वो हल्के से बड़बड़ाई। शयान एक बार फिर इसके पास आ बैठा। कारपेट पर बैठकर इसने तानिया के दोनों हाथ थाम लिए। तानिया, मैंने तुम्हें खुद से बढ़कर चाहा है, फिर भी मुझ में हौसला है कि तुम्हें खो दूं, लेकिन तुम खो जाओगी तो मैं सह नहीं पाऊंगा। शायान, तानिया ने इसका नाम लेकर कुछ कहना चाहा, तो फिर गला रुंध गया तो वो चुप होकर होंठ काटने लगी। उसे तकलीफ में देखकर शायान ने धीरे से सरगोशी की। आई एम सॉरी
तान्या की आंखों से आंसू लड़ियों में बहने लगे थे। शायान ने इसका चेहरा दोनों हाथों में भर के उसके आंसू पोंछे तो वो शायान के हाथ थाम कर और भी शिद्दत से रो पड़ी और रोते रोते इसने अपना सर शायान के कंधे पर रख दिया। वो इसके शाने से लगी तड़प तड़प कर रो रही थी और शायान लब नीचे साकित था। वो शख्स जिसे आप कभी तकलीफ न देना चाहें फिर आपके हाथ तकलीफ उठाकर आपके ही शाने पर सर रख कर रोए तो आप क्या करेंगे? फायजा भी अफसुर्दा सी खड़ी थी कि हॉल के दरवाजे पर सायों को महसूस करके उसने दरवाजे की जानिब देखा। वजदान के साथ आफाक, सुमेरा और समद हैरान खड़े शायान से लग कर रोती तानिया को देख रहे थे। पापा, फायजा की आवाज पर शायान ने यूं ही बैठे हुए गर्दन मोड़ कर देखा। तानिया ने भी इसके शाने से सर उठाकर देखा। फिर वो उठी और आंसू पोंछती बाहर निकल गई। शायान भी तानिया के जाते ही उठकर चला गया। ये सब क्या था? शायान के चले जाने के बाद सुमेरा ने फायजा से पूछा, जो पहले तो इनको देखकर परेशान हो गई थी मगर अब उसे इनकी आमद गनीमत लग रही थी। खुद पर काबू पाकर वो बोली, आप लोग आराम से बैठ जाएं, मैं सब बताती हूँ। तानिया का यूं गेट से लौट जाना मरियम को अचंभे में डाल रहा था। वो अंदर आकर बाबा जान के कमरे में चली आईं। अजीब सी बात है बाबा जान, अभी तानिया आई थी, गाड़ी से निकली भी, फिर कुछ सेकंड फोन पर बात करके वो वापस गाड़ी में बैठकर चली गई। कोई जरूरी काम निकल आया होगा। बाबा जान ने किताब बंद करके चश्मे में से इन्हें देखा। बताकर जाने में क्या हर्ज था, अब मैं बेटी परेशान होती रहूंगी। वो बोली तो बाबा जान मुस्कुरा दिए। तो बेटा मत परेशान होना, उन्होंने सुना ही नहीं। ऐसा करती हूँ उसे फोन कर लेती हूँ। वो बोलकर उठी और कमरे में रखे टेलीफोन सेट से ही नंबर डायल करने लगी। कुछ देर रिसीवर कान से लगाकर उन्होंने वापस रखते हुए कहा, फोन बंद है, आ जाएगी थोड़ी देर में, परेशान क्यों हो रही हो? वो रसान से बोले। आप ठीक कह रहे हैं। नाचार वो खामोश होकर बैठ गई। मगर जब तानिया को गए 1 घंटे से ज्यादा हो गया तो वो अपनी परेशानी छुपा नहीं पाई। इस बीच वो तानिया का मोबाइल भी ट्राई करती रही पर कनेक्ट नहीं हो सका। तो उन्होंने नूरुल हुदा को फोन कर दिया। बेकार में परेशान हो रही हो, आ जाएगी, बच्ची नहीं है, फिर जहां भी गई है खुद अपनी मर्जी से गई है। पर उसका मोबाइल क्यों बंद है? अच्छा देखो, मैं घर आ रहा हूँ, अब तुम आराम से बैठ जाओ, परेशान मत होना। फिर वो कुछ देर में ही घर आ गए थे। अभी तक किसी ने खाना भी नहीं खाया था। नूरुल हुदा चेंज करके आए और खाना लगवा दिया। खाना खाकर उन्होंने बच्चों को सोने के लिए भेजा कि उन्हें सुबह कॉलेज जाना था। बाबा जान को उन्होंने कमरे में जाने को कहा, ना वो खुद नहीं गए। और अब ये तीनों लाउंज में तानिया के आने का इंतजार कर रहे थे। 11:30 बजने तक बाबा जान भी ठीक ठाक परेशान हो गए थे। परेशान तो अब नूरुल हुदा भी थे मगर चेहरे से कुछ जाहिर नहीं होने दे रहे थे। लेकिन इनका इस्तेराब भी अब महसूस हो रहा था। वो बार बार तानिया का नंबर ट्राई कर रहे थे। 12 बजे के करीब उसकी कार पोर्च में आकर रुकी तो मरियम एकदम ही बाहर जाने को खड़ी हो गई। खुद नूरुल हुदा की भी जान में जान आई थी मगर वो मतानत से बोले, नॉर्मली बिहेव करना, देर सवेर हो जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मरियम ने हर बात में सर हिला दिया। तानिया लाउंज में आई तो इसका धुआं धुआं चेहरा देखकर नूरुल हुदा और बाबा जान भी परेशान हुए। अपनी जगहों से उठ खड़े हुए। उनके चेहरे देखकर तानिया की नजर घड़ी पर गई और वो शर्मिंदा सी हो गई। आई एम सॉरी, मुझे देर हो गई। वो तो कोई बात नहीं मगर मोबाइल तो ऑन रखना चाहिए था। बाबा जान नरमी से इसकी गलती की निशानदेही कर रहे थे। मोबाइल ऑफ तो नहीं है। बोलते हुए इसने अपना मोबाइल चेक किया और बोली, ओहो, बैटरी लो हो गई है। तुम कुछ ठीक नहीं लग रही। मरियम अपनी बेफिक्री छुपा नहीं पाई। तानिया ने कोई जवाब नहीं दिया। वो पास आके उसका गाल थपक कर बोली, जाओ, जाकर सो जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। तानिया रोई तो नहीं मगर माँ को पास देखकर इसकी आंखें नम हो गईं। वो आहिस्ता से इनके गले लगी। मरियम ने घबरा कर नूरुल हुदा की तरफ देखा। वो भी उलझे हुए लग रहे थे। तानिया, क्या हुआ बेटा, परेशान हो? माँ को बताओ बच्चे। वो प्यार से इसकी पीठ थपक कर इसे रिलैक्स कर रही थी पर वो चुप ही रही। तो वो परेशानी से कहने लगी, तानिया बेटा कुछ बोलो। देखो पापा भी परेशान हो रहे हैं और दादा जान भी फिक्रमंद है, इनकी तबीयत खराब हो जाएगी। तानिया ने अपने पापा की तरफ देखा और फिर दादा की तरफ। वाकई सब परेशान हो गए थे। वो मरियम से अलग होकर इनसे बोली, मैं ठीक हूँ मामा, आप सब टेंस ना हो। कैसे ना हो जब तुम टेंस हो मामा? तानिया इनकी बात काट कर बोली, अंसर अच्छा लड़का है, आप इसे हाँ कह दें। तुम खुश हो? वो इसकी थोड़ी छू कर बोली तो तानिया कसम जरा सा मुस्कुराकर कहने लगी, ऑफ कोर्स मामा,
अपनी मर्जी से शादी पर राजी हुई हूँ, किसी ने जबरदस्ती तो नहीं की, फिर खुश क्यों नहीं होंगी? अच्छा, मैं सोने जा रही हूँ, अब सुबह बात होगी। अपनी बात कहकर वो अपने कमरे में जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगी। लाउंज में खड़े तीनों शख्स अपनी अपनी सोच की गिरफ्त में थे। नूरुल हुदा ने अपना कदम उठाया तो बाबा जान उनका इरादा भाप कर बोले, इस वक्त तानिया को अकेला छोड़ दो नूरुल हुदा, फिलहाल वो कुछ नहीं बताएगी। नूरुल हुदा इनकी तरफ देख कर जहरखान लहजे में बोले, मैं अपनी बेटी को उसके दुखों के साथ अकेला नहीं छोड़ सकता, जैसे आपने अपनी बेटी को तनहा छोड़ दिया था। मलिहा के जिक्र पर मरियम के तन बदन में आग लग गई थी, मगर मुसलहतन वो कुछ बोले बगैर पलटकर अपने कमरे में चली गई। नूरुल हुदा ने एक नजर जाती हुई मरियम को देखा, फिर खुद भी सीढ़ियां चढ़ने लगे। लाउंज में तन्हा रह गए बाबा जान की आंखें नम हो गई। मलिहा की मौत के लिए नूरुल हुदा मुझे कभी माफ नहीं करेगा। उनके गाल भीगते जा रहे थे। नूरुल हुदा ने तानिया के कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर देखा। नाइट बल्ब की रोशनी में वो दूसरी तरफ करवट लिए बैठी बेड पर लेटी हुई थी। आहिस्ता से दरवाजा बंद करते बेड पर बैठकर वो कुछ भी बोले बिना इनके बालों में उंगलियां चलाने लगे। तानिया निचला होंठ दांतों में दबाए बेहिस लेटी रही। फिर इससे रहा नहीं गया तो एकदम से पापा कहती पलटकर इनसे लिपट गई। पापा की जान। इसके गिर्द बाजू फैलाते नूरुल हुदा ने तानिया को अपने पुरशफकत हसार में ले लिया। उसका नाम शायान है। मैं इससे पहली बार फायजा के घर पर मिली थी, फिर वो कुछ दिन बाद यूनिवर्सिटी आया था। इनके सीने पर सर रखे आंसुओं के बीच अटक अटक कर बताने लगी थी। धीरे धीरे इसे थपकते नूरुल हुदा हर सेकंड के साथ 1 इंच खौफ की दलदल में धंसते जा रहे थे। वजदान और मलिहा का जिक्र किए बगैर तानिया ने अपनी 3 सालों का हर पल खोलकर इनके सामने रख दिया था। अपनी सोचों से उभर कर नूरुल हुदा ने अपने सीने पर सर रख कर सोती तानिया को देखा। न जाने वो कब सो गई थी। नूरुल हुदा को याद आया, वो बचपन में भी अक्सर कहानी सुनते हुए इनके सीने पर सर रख कर सो जाया करती थी, मगर आज वो कहानी सुना कर सोई थी। उसके चेहरे पर आंसुओं के निशान देखते हुए उन्होंने कहानी के आखिरी जुमलों को याद किया। वो कहता है वो मुझसे शादी नहीं कर सकता, इसके पेरेंट्स का कोई प्रॉब्लम है, पर आप फिक्र मत करें पापा, मैं इसे भूल जाऊंगी। भूल जाना आसान नहीं होता। इसके चेहरे से बाल समेट कर माथा चूमते हुए नूरुल हुदा ने सोचा था। फायजा के पास अल्फाज का जखीरा खत्म हो चुका था, फिर अब बोलने को बचा भी क्या था। सब कुछ तो कह चुकी थी। एक निगाह सबके चेहरों पर डालकर वो किसी के कहे बिना ही वहां से चली गई। किसने सोचा था राख में आग लग जाएगी। खामोशी को तोड़ते हुए समद ने वजदान से पूछा, अब तुम क्या करोगे? दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसाए बैठे वजदान फैसले पर पहुंच चुके थे। मैं हादी भाई से मिलना चाहता हूँ। तुम पागल तो नहीं हो गए? आफाक बरस पड़े। इस मुलाकात का क्या नतीजा निकलेगा जानते हो? शयान की बात बिल्कुल ठीक है। गड़े मुर्दे ना ही उखाड़े जाएं तो बेहतर है। इस मामले को यहीं खत्म कर दो। अगर मामले को हवा दोगे तो बड़े तूफान खड़े होने का खतरा है। अगर तूफान मेरी जिंदगी से नहीं टलते तो कोई क्या कर सकता है? कम अज कम खुद से तूफानों को दावत मत दो, फिर तुम्हें नूरुल हुदा से बात करने की जरूरत भी क्या है? जब शायान और तानिया खुद ही अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार होने का फैसला कर चुके हैं। सुमेरा ने उलझ कर कहा, ऐसे फैसले अजियत के सिवा कुछ नहीं देते और मैं शायान को तकलीफ से गुजरता नहीं देख सकता। आखिरी सांस भी अजियत लेने की गारंटी देकर किस्मत ने शायान को मुझे सौंपा था। वो मेरे जीने की आखिरी वजह है। आफाक ने तरहम से इन्हें देखा। और जिस दिन तुमने कसर फारूकी में कदम रखा, फूफा जान तुमसे तुम्हारे जीने की आखिरी वजह भी छीन लेंगे। तो क्या करूं? अपने बेटे की जिंदगी गिरवी रख कर अपनी सांसें उधार मांग लूं? मुझे ये सौदा मंजूर नहीं। वो दो टोक अंदाज में बोले, फिर कहा, मलिहा कहा करती थी, मोहब्बत बोझ नहीं होती फिर भी झुका देती है। मैं जानना चाहता हूँ इसकी बात में कितना सच है। शायान अपने घर के पोर्च में पुलिस जीप रोक कर उतरा और लंबे लंबे ढक भरता अपने कमरे में आ गया। शर्ट के नीचे जिस्म का वो हिस्सा जहाँ इसने तानिया के आंसुओं की नमी महसूस की थी, अब भट्टी की तरह सुलग रहा था। शर्ट पैंट से बाहर खींचकर इसने गिरेबान के बटन खोल दिए और दूसरे हाथ से अपने शाने को मसलने लगा, मगर सांस की आमदोरफ्त बदस्तूर मुश्किल ही रही। अंदरूनी कशमकश जुनून का रूप धार चुकी थी। इसने अपने हाथ का मुक्का बनाकर एक धाड़ के साथ
सामने दीवार पर दे मारा। अब वो पागलों की तरह चिल्लाते हुए दीवार पर मुक्के बरसा रहा था। इसके दोनों हाथ जख्मी हो चुके थे और इनसे खून बहने लगा था। फिर भी वो रुका नहीं। उसके तवाना बाजुओं की ताकत से दीवार का पेंट तक उखड़ चुका था, मगर दीवानगी थी कि कम होने के बजाय बढ़ती जा रही थी। अब उसने कमरे में रखी चीजों को उठा उठा कर फेंकना शुरू किया। उसका दिल चाह रहा था पूरी दुनिया को तहस नहस कर दे। कुर्सियों को इसने अपनी ठोकर से उलट कर रख दिया। बेड पर से तकिए और चादर हवा में उछाल दिए। साइड टेबल से लैंप उठाकर दीवार पर मारने का इरादा था कि उसके तार में उलझ कर साथ रखा फ्रेम टेबल पर उलट गया। अम्मी, लैंप छोड़कर उसने मलीहा की तस्वीर वाला फ्रेम दोनों हाथों में किसी कीमती मगर नाजुक शे की तरह एहतियात से पकड़ लिया और अपनी आस्तीन से फ्रेम के शीशे को साफ करके चूमने के बाद सीने से लगातार कमरे के वस्त में आकर फर्श पर बैठ गया। दीवानगी आंसुओं में ढल गई थी। तस्वीर पर हाथ फेरता हुआ वो सरगोशियों में कह रहा था, कितने आराम से आप मुझे छोड़कर चली गई। अपने वजूद के हिस्से से कोई ऐसे बेनियाज होता है। जिंदगी के हर पल में मैंने आपकी कमी महसूस की है। कहते हैं औलाद तकलीफ में हो तो माँ कब्र में भी बेचैन हो जाती है। आज मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ से गुजर रहा हूँ। क्या आप बेचैन हैं? कैसी माँ है? कभी मुझे गोद में नहीं लिया, कभी मुझे लोरी नहीं सुनाई। मैं ठोकर खाकर गिरता तो कभी आपके हाथ मुझे थामने को नहीं बढ़े। तरस गया हूँ मैं आपके एहसास को, पर क्या आज भी मुझे आपकी आगोश नहीं मिलेगी? अम्मी, मैं आपका बेटा हूँ। आप कैसे मेरी तकलीफ पर चुप रह सकती हैं? आज तो आ जाए। क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि अपनी माँ के गले लग सकूं? मलीहा की तस्वीर को सीने में भेजकर वो फूट फूट कर रो दिया। आई एम मिसिंग यू अम्मी। अब तक अपनी जिंदगी आपके बगैर ही जीता आया हूँ, पर आज आपके बगैर नहीं रह पाऊंगा। एक बार तो आकर मुझे सीने से लगा लें। अम्मी प्लीज, माए कयामत के दिन अपनी औलाद को दूध की बहती धारें बख्शेंगी। मैं क्या रोजे हश्र भी खाली दामन लेकर आपके पास आऊंगा? कुछ तो मेरे पास भी हो अम्मी। अम्मी प्लीज अम्मी, अल्लाह के लिए। वो 27 साल का भरपूर नौजवान माँ का पुकारता छोटे बच्चे की तरह मचल मचल कर ऊंची आवाज में रो रहा था। तभी इसके दिल में दबी शदीद ख्वाहिश ने वहमे का रूप धार लिया। खुली खिड़की से आती हवा ने इसकी पेशानी पर बिखरे बालों को समेटा था, मगर शायान को इस हवा पर नर्म उंगलियों के लम्स का गुमान हुआ था। फिर इसे महसूस हुआ था कि नहीं, उंगलियों ने इसके चेहरे पर से नमी को समेटा। इसने सख्ती से बीची अपनी आंखों को धीरे से खोल दिया। आंखों की धुंधलाहट ने एक पेकर को तराशा था। अम्मी, इसकी आवाज में इतना सुकून था जैसे भीड़ में बिछड़े बच्चे को अचानक ही मां नजर आ जाए। मलिहा ने झुककर इसकी पेशानी पर होंठ रख दिए। 27 साल में पहली बार इसने ममता का लम्स महसूस किया था। इसे लगा इसके जलते तपते वजूद में किसी ने पानी के छींटे डाल दिए हों। इसने बेखुद होकर मलिहा की आगोश में सर रख दिया। इसके जुनून को करार आने लगा और एक सुकून से इसके रगोपे में सरायत कर गया और वो धीरे धीरे आंखें मूंद गया। घर पहुंचते ही वजदान सीधे शायान के कमरे में आए थे। कमरे में फैली अबतरी पर नजर डालकर शायान के पास आप बैठे, जो कारपेट पर बेतरतीबी से लेटा बेसुध सो रहा था और मलिहा की तस्वीर इसके दाएं गाल के नीचे दबी थी। इसके दोनों हाथों की पूंछ पर जमे खून को देखकर वजदान की पेशानी पर शिकने उभर आईं। माँ पर गया है। इसकी दीवानगी भरी जज्बातियत पर वजदान हमेशा यही जुमला दोहराते थे। वो उठकर अपने कमरे में आए और अलमारी से फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर किचन में आ गए। स्टील के बर्तन में थोड़ा सा पानी गर्म किया, फिर से होल्डर से पकड़कर वापस शायान के पास आ गए और नीम गर्म पानी में डिटॉल मिलाकर रुई भिगो भिगो कर इसके हाथों पर से जख्म साफ करने के बाद फर्स्ट एड बॉक्स से मरहम निकाल कर लगाया। फिर दोनों हाथों पर बारी बारी पट्टी लपेट दी। इस काम से फारिग होकर वो उठे और तकिया तलाश करके शायान के सिरहाने तो जानू होकर बैठे और आहिस्ता से इसका सर अपनी गोद में लेकर मलिहा की तस्वीर इसके गाल के नीचे से निकाली और तकिया रखकर इसका सर तकिए पर डाल दिया। फिर वहीं बैठे शायान के बालों में उंगलियां चलाने लगे। आज वजदान को भी मलिहा बहुत शिद्दत से याद आ रही थी। अगले दिन तानिया दिन चढ़े सोती रही। क्योंकि छुट्टी का दिन था इसलिए किसी ने जगाया भी नहीं। 12 बजे उठी तो नाश्ते में सिर्फ चाय का कप ही लिया और बाद में सबके साथ दोपहर का खाना खाया। किसी भी तरह के सवाल जवाब से बचने के लिए वो सारा वक्त उमेर और उजैर के साथ रही और खाने के बाद खुद ही क्रिकेट खेलने का प्रोग्राम बना लिया। उजैर बैटिंग कर रहा था, नूरुल हुदा बॉलिंग कर रहे थे।
तानिया और उमेर फील्डर्स थे और बाबा जान अंपायर। मरियम स्टैंड में बैठे शायकीन की तरह नारे लगा रही थी, शाबाश, छक्का लगाओ इस बॉल पर जब तक नूरुल हुदा खुद बेहोश होकर ना गिर पड़े, विकेट नहीं छोड़ना। बॉलिंग के लिए भागते नूरुल हुदा के और इनकी तरफ देखकर कहा, ओ बीवी, अल्लाह का खौफ करो, शोहर का बहुत हक होता है। वो तुर्की बतुर्की बोली, मैं सिर्फ बीवी ही नहीं, माँ भी हूँ, और माँ के लिए औलाद से बढ़कर कुछ नहीं होता, यहाँ तक कि बच्चों का बाप भी नहीं। कमान उजेर, आज जरा अपने बाप के छक्के तो छुड़ाओ, उदास मत हो पापा। नूरुल हुदा की उतरी शक्ल देखकर तानिया इनसे बोली, बीवी ना सही पर बेटी आपके साथ है। थैंक यू स्वीट हार्ट, वो मजलूमियत से बोले। मेंशन नोट, बस आप जल्दी से उजेर को आउट कर दें, फिर मैं बैटिंग करूंगी। उमेर घूर कर बोला, देखा पापा, ये लालची खातून आखिर आपका साथ क्यों दे रही है। इधर आओ तो मैं बताती हूँ। वो नाक पर ऐनक सही करके उमेर पर झपटी, जिसको मार कुटाई करनी है शौक से कर ले, पर याद रखना किसी को एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। ओके ओके, बाबा जान की वार्निंग पर सब अपनी पोजीशन पर वापस चले गए। नूरुल हुदा फास्ट बॉलर थे। लंबे रन अप के साथ उन्होंने बाल फेंकी जिसे उजेर ने लॉन से बाहर भेज दी। एंड दैट्स अ सिक्स, अंपायर ने कमेंट्री की और मरियम तालियां बजाने लगी। बॉल के पीछे भागती तानिया ने सफेद शलवार कमीज में वजदान को वॉचमैन के साथ गेट पर देखा तो ठटक कर रुक गई। फिर फौरन इसने पलटकर नूरुल हुदा और बाबा जान की तरफ देखा। वो लोग भी वजदान को देख चुके थे। नूरुल हुदा ने वॉचमैन को आवाज लगाकर कहा, आने दो। वजदान इजाजत मिलते ही इस तरफ आ गए। तानिया को उन्होंने कसदन नजरअंदाज कर दिया। नूरुल हुदा भी कुछ कदम आगे बढ़ाए। अस्सलाम वालेकुम। वजदान ने अपनानियत भरी मुस्कुराहट के साथ अपना हाथ मुसाफे के लिए आगे बढ़ाया, जिसे थामते हुए नूरुल हुदा के चेहरे पर वैसी ही अजनबियत थी जैसी बाबा जान के चेहरे पर थी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं हादी भाई। ये हादी कौन है? उजेर ने आंखें नचाकर उमेर से पूछा। उसने कंधे उचकाकर लाइनी का इजहार कर दिया, मगर नूरुल हुदा चौंक गए थे। उन्होंने गौर से वजदान के चेहरे को देखा और पूछा, आप हैं कौन? उन्होंने धीरे से कहा, मेरा नाम वजदान मुस्तफा है। तो दोस्तों, कहानी अभी जारी है। उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आ रही होगी, क्योंकि कहानी इस वक्त बेहतरीन मोड़ पर है। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो कहानी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे भी दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाले अगले हिस्से की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मौसूल हो जाए।